अरे ओके, सो न्यूनेटोलॉजी है आज का इंट्रोडक्शन, एक टॉपिक है। हालांकि हम लोग नवजात शिशु परिचर्या पहले पढ़ चुके हैं, न्यूबॉर्न केयर कैसे होता है, पर जितना टॉपिक में डीप जाएंगे उतना हमको कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए। अगर वो टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। फिर कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमारे क्या क्या, एक बच्चे नॉर्मल बच्चा कैसा रहता है, तब हम नॉर्मलिटी इजीली डायग्नोस कर पाएंगे। नेक्स्ट, सो न्यूनेटोलॉजी का इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हमें देखना है कि न्यूनेटोलॉजी है क्या। ये पीडियाट्रिक्स का एक सब सब्जेक्ट है, जिसके अंदर जो है मेडिकल केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट, स्पेशली इल और प्रीमेच्योर जो रहते हैं, स्पेशली इन 28 डेज के अंदर में जो रहते हैं उनको हम करते हैं। न्यू 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 का मतलब न्यू होता है, नेटल का मतलब होता है ट्रेनिंग टू बर्थ और ओरिजिन। इट्स अ हॉस्पिटल बेस्ड स्पेशलिटी, और प्रैक्टिसिंग न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट जो है बनाई जाती है, उसके हिसाब से हम वहां पर देखते हैं। नेक्स्ट, न्यूनेटल पीरियड जो है वो बर्थ से लेकर के 28 दिन का कहा जाता है। अर्ली न्यूनेटल पीरियड फर्स्ट 7 डेज का है, और उसके बाद 7 to 28 डेज है। नेक्स्ट, पेरीनेटल पीरियड 22 वीक्स ऑफ कंप्लीटेड जो जेस्टेशन होता है, एंड विद एंड आफ्टर 7 डेज ऑफ द बर्थ तक, है ना, उसे कहा जाता है वो पेरीनेटल पीरियड होता है। नेक्स्ट, फिर प्री टर्म, टर्म एंड पोस्ट टर्म, ये तीन जो है हमारे वो है बच्चे के एज के अनुसार। टर्म बेबी बोलते हैं जब 37 to 42 वीक्स के बीच में हो, और उससे कम में है तो प्री टर्म, उसके बाद में है तो पोस्ट टर्म। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन में जो है वेट के अनुसार 2.5 से 3.5 केजी तो नॉर्मल वेट के लिए बोला गया, और लो बर्थ वेट के लिए 2.5 केजी से कम है तो बोला गया। लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज जो है वो बोला गया जब 4.2 केजी से वेट, देखो एसएफडी बोला गया, एएफडी अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। इसमें दो डिवीजन और आते हैं, एक होता है अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज, एएफडी बोलते हैं उसको। एज और वेट के अनुसार जो अप्रोप्रिएट होता है, इसमें दो क्राइटेरिया होता है, एज और वेट, ठीक है। और एक होता है स्मॉल फॉर डेट, स्मॉल हो एज के अनुसार और डेट के अनुसार। स्मॉल फॉर डेट का मतलब जो उस पर्टिकुलर डेट के अनुसार वेट में भी कम हो और उसकी जो मेच्योरिटी भी प्रॉपर ना हो, उसको एसएफडी बोलते हैं। और एक है लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, यानी कि उस एज और जो डेट है उसके अनुसार उसका वेट ज्यादा हो, मतलब 9 महीने का कोई बच्चा अगर 4.2 केजी का होगा तो वो लार्ज फॉर डेट का, ठीक है। नेक्स्ट, सारे ही बेबीज इन्होंने कहा प्रेशियस होते हैं, कोई अलग से प्रेशियस बेबी नहीं है, सभी बेबीज को प्रेशियस ही माना जाता है, ठीक है। पेशेंट, बेबी, पेरेंट्स, कंसल्टेंट, डॉक्टर, नर्सेज, ये सब मिला करके एक न्यूनेटल केयर वो प्रोवाइड करते हैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ एनआईसीयू के अंदर क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। एक एनआईसीयू का रूम कैसा होता है, इंक्यूबेटर्स होते हैं, ठीक है, बेबी क्रैडल्स होते हैं, और उसके बाद वार्मर्स होते हैं, ठीक है। वार्मर में जो है टेम्परेचर को यहाँ से रेगुलेट किया जाता है और बेबी को यहाँ पर रखा जाता है, ये वाला हमारे पास है, ठीक है। इसके अंदर ऊपर दो हमारे पास लीड होता है, एक बाहर के टेम्परेचर को सेट करता है और एक लीड बच्चे के स्किन पर लगाते हैं, जिससे जो है वो बाहर के टेम्परेचर से वो वहां पे अगर वो टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से कम है, तो वो वहां से ब्लोअर तेज कर देता है, और अगर जो है वो बराबर है या आसपास है तो ब्लोअर को कम कर देता है, तो ब्लो यहाँ से ब्लो करता है। लाइट लगी होती है, तो डिटैचेबल भी होते हैं, जैसे हमको फोटोथेरेपी यूनिट पे लेके जाना है, अब ये सारे डिटैचेबल नहीं है, यहाँ पे आपको जबरदस्ती ये चीज मिलेगी ही। हमको अगर फोटोथेरेपी यूनिट पे शिफ्ट करना होता है तो ये वाले ज्यादा अच्छे होते हैं जो डिटैच हो जाते हैं। फिर बेबी क्रेडल्स होते हैं जो कि इजी वे में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इंक्यूबेटर एक पूरा, मतलब इस तरह के वार्मर नहीं होता है, वहां पे पूरा एक सिस्टम होता है या फिर एक पूरी जगह होती है जो वार्म, जो यूट्रस की तरह बनाई जाती है, उसी का टेम्परेचर वैसे ही प्रेशर। तो इंक्यूबेटर्स तो बड़े उसमें रहते हैं, हमारे पास नहीं होते हैं ये, अभी ये दोनों सब है अपने पास। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एनआईसीयू के अंदर वेंटिलेटर और सीपैप होता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के लिए होते हैं ये सारे। नेक्स्ट, सक्शन मशीन होती है, जब हमें सक्शन करना होता है तो हम इसके थ्रू सक्शन करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे हमने बताया कि एट द टाइम ऑफ बर्थ सैचुरेशन कम होता है, 70% होता है, तो उस समय हम थोड़ा उसको ऑक्सीजन देते हैं, जिससे कि उसका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बैलेंस हो जाए, थोड़ी देर के अंदर वो 90% ऑक्सीजन के आसपास आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी ये सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ऑक्सीजन है, सक्शन मशीन है। नेक्स्ट, फोटोथेरेपी लाइट है, फोटोथेरेपी मशीन हमारे पास भी है यूनिट, ठीक है। एक बिली ब्लैंकेट भी आता है जहाँ पर बच्चे के चारों ओर ऐसा लपेट देते हैं, ठीक है। और ये बच्चे को फोटोथेरेपी यूनिट के अंदर रखा है। फोटोथेरेपी तो हम लोग अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, महीने में 1-2 केसेस आते हैं हमारे पास, तो आप डबल साइड और वन सिंगल साइड होता है, ऊपर से आता है तो वन साइड हो गया, नीचे से भी देते हैं तो डबल साइड। एक ब्लैंकेट ऐसा आता है, मिनी ब्लैंकेट जिसको बोलते हैं, उसमें भी हम रैप कर देते हैं, तो भी बच्चे का जो फोटोथेरेपी है वो कंप्लीट हो जाता है। दिया कब जाता है फोटोथेरेपी, जब बच्चा जो है जॉन्डिस हो रखा है, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, और 10 से लेकर के 12 के आसपास उसका बिलीवर्बिन हो, तब हम इसको करते हैं। नेक्स्ट, कॉमन केसेस ऑफ एनआईसीयू एडमिशन के अंदर कॉमन केसेस क्या क्या हो सकते हैं, जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में रहे, न्यूनेटल जॉन्डिस हो रखी हो, न्यूनेटल सेप्सिस हो रखी हो, प्री टर्म बेबी हो, हेमरेजिक कंडीशन हो, किसी प्रकार का हेमरेज हो गया हो, सीआरएस प्रॉब्लम हो, ठीक है, मिकोनियम एस्पिरेशन हो, ठीक है, मिकोनियम एस्पिरेट कर गया है, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केसेस हो, वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह के आपको केसेस में एडमिशन बच्चे का कराना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीजर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन आप देखो यहाँ से किया जा सकता है, चेस्ट इंट्यूबेशन किया जा सकता है, आईवी कैनुला हमको देनी लगानी पड़ सकती है, कोई भी हमको आईवी देना होता है तो अम्बिलिकल कैथेटराइजेशन हमको करना पड़ सकता है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ईबीटी जरूरत पड़ती है जब हमको कभी कभी फोटोथेरेपी के दौरान, या जब जॉन्डिस ज्यादा हो गई होती है तब ईबीटी एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, फोटोथेरेपी या फिर थर्ड जो है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी दिया है। तो इस तरह की चीजें हमको जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, क्या क्या हिस्ट्री हमें लेनी होती है, जैसे मदर का नेम, फादर का नेम, जेंडर क्या क्या है उसका,
मेल फीमेल एम्बिगुअस जेनिटल, और सिबलिंग हमको देखना पड़ेगा कि आईयूडी हो रखा है, अबॉर्शन हो रखा है, इस तरह की कोई हिस्ट्री होगी तो हमको जानना होगा। ए बी ओ इनकम्पेटेबिलिटी हमको चेक करनी होगी। अभी एक रिसेंट का केस था, फादर ए पॉजिटिव थे, मदर बी पॉजिटिव थी, बच्चा ओ निगेटिव था, तो उसको सेकंड डे ही जो है जॉन्डिस हो गई थी फर्स्ट डे के बाद। तो अगर 48 आवर्स के बाद जॉन्डिस आ रही है या एक तरह से आ रहा है तो ही हम उसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर उससे पहले आ रहा है तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ही कहलाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ ऐसे केसेस में एबीओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव ब्लड के अंदर माँ का बी पॉजिटिव है, बच्चे का ओ नेगेटिव, तो ऐसे केसेस के अंदर जो है जल्दी ही जॉन्डिस जो है आ जाती है। कॉन्सेंग्युनिटी जो मैरिज बताया, जो आपसे रिलेशन में मैरिज हो जाते हैं, वहां पर कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, मोड ऑफ डिलीवरी स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी है, एलएससीए से आपको पूछना पड़ेगा। जेस्टेशनल एज फुल टर्म प्री टर्म कैसा है। एक बेलार्ड की मैच्योरेशन असेसमेंट स्केल होती है बच्चे के लिए, बेलार्ड का तो एक हमने पढ़ा है त्रिवेंद्रम, तो वो डेवलपमेंटल है, वो 1 ईयर्स के दौरान जब आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बच्चा जो पैदा हुआ है वो उसकी मेच्योरिटी कितनी है। कई बार हमारे पास बच्चा ऐसा आता है कि माँ बता नहीं पाती टर्म है प्री टर्म है, तो वहां पर ये बेलार्ड मैच्योरेशन स्केल काम करती है, याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद एज ऑफ द बेबी, मैटरनल रिस्क फैक्टर आपको ग्रेविडा प्राइमी है, क्या है, पैरा है, कितना है, वो सब आपको यहाँ पर नोट करके रखना पड़ेगा। इतनी हिस्ट्री आपको होनी जरूरी है। आप सिर्फ गाइनी या ऑब्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, वो आपको पूरी नॉलेज बताने वाले हैं, तो आपको ये सारी नॉलेज खुद से लेनी पड़ेगी कि कौन कौन सी चीजें वहां पर दी गई है। नेक्स्ट, मोड ऑफ डिलीवरी जैसे मैंने बताया दो टाइप की हो सकती है, आपको स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी हो सकती है जिसमें कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ट्रॉमेटिक लेबर, लेस लायबल फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सारी चीजें हमको जो है हिस्ट्री में रखनी चाहिए। फिर एलएससीएस का कॉज क्या हुआ, अगर एलएससीएस हुआ तो क्यों हुआ, इलेक्टिव था या फिर इमरजेंसी सीजर करना पड़ गया, ये जानना पड़ेगा। एनेस्थीसिया देना पड़ा क्या उसको, या स्पाइनल से दिया या जनरल से दिया, ये हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, ये सब जो है, क्या वो बच्चा किसी कारण से बहुत ज्यादा लायबल है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए, वो जानना पड़ेगा। नेक्स्ट, रिस्क फैक्टर हमको जानने पड़ेंगे कि कब हमारी डिलीवरी हाई रिस्क प्रेगनेंसी में या मदर रिस्क फैक्टर में आ जाती है। तो मैटरनल एज अगर 18 से कम हो और 35 से ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं वो मैटरनल एज फैक्टर आता है। सोशियो डेमोग्राफिक डाटा, लो एजुकेशनल स्टेटस, सिगरेट स्मोकिंग, ड्रग एडिक्शन, पुअर न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, ये जो सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज है, ये भी कहीं ना कहीं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑब्स्टेट्रिक फैक्टर जैसे कि प्रीवियस ईयर्स आपको देखना पड़ेगा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, प्रायर इनफर्टिलिटी तो नहीं रहा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना तो नहीं पड़ा, ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेगी। फिर मेडिकल कंडीशन जैसे कि डीएम, फिर हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस पीपीएच तो नहीं है, ठीक है, उस समय हाइपरटेंशन हो गया, प्रीक्लम्सिया जैसी कंडीशन तो नहीं है, ये झटके और ये सब आए हो मदर को, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज जैसी कंडीशन हमको पूछ के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी कंडीशन आगे प्रिवेल करेंगी, मतलब एक जगह हुई है तो दूसरी जगह भी हो सकती है। ऑटो इम्यून डिजीजेस हमको पता करके रखना पड़ेगा, जैसे कि हमको कोई जेआईए है ना, जूनल आर्थराइटिस है, इस तरह की सोरियाटिक कंडीशन है जहां पर ऑटो इम्यून या जो है लूपस जैसी कंडीशंस जो है वो हमको पता करके रखनी पड़ेंगी कि मदर के अंदर तो ऐसा नहीं है। इन्फेक्शंस तो बहुत प्रिवेल नहीं करते, टॉर्च है, ये सारी चीजें हमको पता करके रखनी। नेक्स्ट, मोर्टेलिटी रेट्स और कुछ डेफिनेशन, ये हमारे रेट्स होते हैं एज पर द नीड, हमको आवश्यकता पड़ती है, पूरा पॉइंट हमारे से जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ उनको कम करना, उनको मेंटेन करना और सही तरीके से प्रेगनेंसी हुई हो, डिलीवरी हुई हो, इसके बहुत डिपेंड करता है। नेक्स्ट आइए, तो लाइव बर्थ हमारा कैसा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर बच्चा पैदा होकर के कोई भी साइन ऑफ लाइफ दिखा रहा है तो उसको हम लाइव बर्थ कहते हैं। और अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच हो, वॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन, ये सब थोड़ा इजीली हो रहा है, दैट मींस वो कहीं ना कहीं लाइव है। नेक्स्ट, फिर फीटल डेथ या स्टिल बॉर्न, वही बात है कि जब उल्टी बात हो जाती है कि बच्चा पैदा हुआ और कोई भी साइन ऑफ जो है वो नहीं दिखा रहा हो, जिसमें जो है डिलीवरी के बाद लाइफ के कोई साइन नहीं दिखा रहा हो, तो उसके बाद हम ये समझते हैं कि वो स्टिल बॉर्न हुआ है या फीटल डेथ हुई है। स्टिल बॉर्न और आईयूडी में फर्क है, आईयूडी इज इंट्रा यूटेराइन डेथ, ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, और स्टिल बॉर्न होते ही हो जाना। ठीक है, इसके कारण कई सारे हो सकते हैं, प्रेगनेंसी डिलीवर ऑब्स्ट्रक्टेड हो, लंबा समय लग गया हो। नेक्स्ट, पेरिनेटल मोर्टेलिटी जो है वो उस पीरियड में मोर्टेलिटी जो है उसको देखा जाता है, जो हमारी 22 हफ्ते से लेकर के फिर उसके बाद जो है 7 दिन तक की जो पीरियड रहता है, अगर उस 20 दिन के दौरान अगर किसी कारण से डेथ हो रही हो तो फिर हम ये समझते हैं कि जो है मोर्टेलिटी उससे रिलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर पेरिनेटल मोर्टेलिटी रेट का तरीका बताया गया कि फीटल एंड जो डेथ हो रही है उसके उसके साइड से, फिर अगर टोटल बर्थ से डिवीजन करके 1000 से निकालते हैं तो ये टोटल डिलीवरी। नेक्स्ट, तो ये जो है न्यूनेटल एनएमआर जो है न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, उसको हमको देखना होता है 1000 जितनी डेथ न्यूनेटल डेथ हुई अपॉन लाइव, कितने बर्थ हुए इनटू 1000, उसको हमको देखना होता है। नेक्स्ट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है वो अर्ली न्यूनेटल डेथ, मतलब कि वो टाइम पीरियड जो फर्स्ट वीक का है फिर सेकंड वीक का है, टोटल बर्थ इनटू 1000। नेक्स्ट, इसी तरह से पोस्ट न्यूनेटल डेथ, मतलब कि 28 हफ्ते एज जो 28 जो दिन के बाद से लेके इन्फेंट तक का पीरियड है। ठीक है, पहला हो गया अर्ली, एक हो गया पेरिनेटल, एक हो गया न्यूनेटल, एक हो गया फिर लेट हो गया, अर्ली हो गया, और फिर एक इन्फेंट वाला हो गया, 365 दिन के अंदर तक। नेक्स्ट, तो इन्फेंट मेटर्निटी रेट क्या है, अंडर द 1 ईयर ऑफ द एज इन द लाइव इनटू 1000, फिर उसके बाद ये देखा जाता है। नेक्स्ट, चाइल्ड मोर्टेलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हमको देखना होता है, जो कि हमारे उसमें देखा भी, कवरेज में भी देखा जाता है, अगर उससे कवरेज किया जाता है, जिसमें कि जैसे कि फैमिली हेल्थ सर्वेज होते हैं वो अंडर 5 के अंदर ही देखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है कि लीडिंग इंडिकेटर ऑफ द लेवल ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, 5 साल तक बच्चे का हेल्थ का डेवलपमेंट को देखा जाता है। नेक्स्ट, तो कि आर्म रिक्वाइल है, आर्म रिक्वाइल को मैंने आपको बताया था कि आप आर्म सीधा करेंगे और फिर से वापस वो वहां पर लेकर के आ जाएगा। ठीक है, यही आर्म रिक्वाइल होता है। ठीक है, तो हमने सीधा किया उससे वापस वहां पे लिया, जैसे आर्म रिक्वाइल, क्योंकि क्या होता है वहां पर हमारे सेमी फ्लेक्स पोजीशन में बच्चा रहता है, तो इसी वजह से आर्म, ये चीज कहलाती है आर्म रिक्वाइल। ओके, दूसरा है गैलेंट रिफ्लेक्स,
गैलेंट रिफ्लेक्स इसको देखा अभी, बता, गैलेंट GALANT, ये ग्रास्प रिफ्लेक्स है। ग्रास्प रिफ्लेक्स के अंदर आप जब कोई भी हाथ में चीज पकड़ने की पकड़ते हैं तो वो उस हाथ में चीजों को पकड़ता है, इस इज द ग्रास्प रिफ्लेक्स। और पामर और प्लांटर दो टाइप की ग्रास्प रिफ्लेक्स होती है। पाम में अगर आप हाथ करेंगे तो वो पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स, आप उंगली को पकड़ाएंगे तो पकड़ेगा। इसी तरह से उसके जो सोल साइड में भी आप पैर रखेंगे तो उसकी उंगलियां, टोज जो होंगी वो अंदर की तरफ होगी, जैसे बंदर की होती थी ना, वो डाली पकड़ते टाइप, वैसी होती थी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पाम रिफ्लेक्स या ग्रास्प रिफ्लेक्स होती है। ठीक है, ठीक है। आप ये देखिए, ये कौन सी होगी, प्लांटर। आप उंगलियां देखेंगे तो अंदर की तरफ उसकी पैनिंग होकर के अंदर की तरफ जाएगी, बिल्कुल जैसे एक बंदर जो है पीछे साइड से डाली को पकड़ता है, बिल्कुल वैसी। ठीक है, एक बच्चे का हेड सर्कम्फ्रेंस कैसे लेना है ये आपको देखो इसमें दिखाएगा, किस तरह से लेना है। देखो ये ऑक्सीपिटल साइड से जो है ये पूरा यहाँ यूं ऐसे नहीं गया है, यहाँ पे जो प्रोट्यूबरेंस होता है तो उसको लेते हुए फिर जो है इसको लिया जाता है। ठीक है, हील टू ईयर मेनोवियर बोलते हैं इसको। और जो अभी देखेंगे हील टू ईयर, जितनी मैच्योरिटी कम रहेगी उतना वो हील टू ईयर मेनोवियर होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्शन और जो बॉडी का जो टफनेस होती है वो रहती है अगर बच्चा वैसा है तो। ठीक है, तो उसको करने में टफ हो रहा है। ठीक है, लेकिन यही जब फ्री टर्म होता है तो वो इजी वे में हो जाता है। देखिए ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, व्हील को अगर यहाँ तक लग रहा है तो ही वो जो है मतलब ये समझा जाएगा कि मैच्योरिटी है का मतलब वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्लेक्स पोजीशन में है। ठीक है, देख रहे हो, वो इतना इजी से नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एज व्हील टू ईयर मैनूवर। इससे हम ये चेक करते हैं कि बच्चे का ग्रोथ कितना है। अब ये हाइपोटोनिया की क्लास, वो मैच्योरिटी नहीं है, मतलब वो प्री मैच्योर बच्चा हुआ है। ये हाइपोटोनिया की कंडीशन है। देखिए हाइपोटोनिया का डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो एक लेक्चर हाइपोटोनिया का भी आपके पीछे वाली क्लास में दिया है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हैं। जो हाइपोटोनिया है वहां पर क्या होगा, टोन कम होगी। तो अगर आप जो है जितने भी चीजों को आप चेक करेंगे वहां पर इतना फ्लेक्शन जो आपको फील होता है वो होगा नहीं, जबकि यहाँ आपको सारे फ्लेक्शन फील होंगे। रैग डॉल एक्सपीरियंस होता है, बच्चा जैसे कपड़े की डॉल होती है वैसे ही पड़ा रहता है, कोई बहुत ज्यादा उसके अंदर रिफ्लेक्शन और ये सब नहीं मिलता है। ठीक है, ठीक है। तो हाइपोटोनिया का डिटेल्ड लेक्चर आपको इजीली मिल जाएगा, हाइपोटोनिया देख भी लेना चाहिए। अपन मोरोज पे आते हैं डायरेक्ट। मोरो रिफ्लेक्स निकालने के दो तीन तरीके होते हैं, अभी ये वाला देखते हैं। ये जो फैनिंग हुई है दिस इज कॉल्ड एज मोरोज रिफ्लेक्स। ओके, ये है मोरोज रिफ्लेक्स। इसको तीसरे से चौथे महीने के दौरान चले जाना चाहिए। इट हैज टू गो इन 3 to 4 months। ठीक है, हाइपोटोनिया की चलो कुछ और वीडियोस देख लेते हैं, क्योंकि उससे समझ में आता है क्या चीजें। आपने टोन देख लिया तो हाइपोटोन भी देखना चाहिए। तो किसी भी तरह का रिकॉइल नहीं हो रहा, जबकि रिकॉइल होना चाहिए, है ना। आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने पहले क्या देखा था, आर्म को सीधा किया था, ठीक है, तो रिकॉइल हुआ था, लेकिन यहाँ पे रिकॉइल नहीं हो रहा है, कोई रिकॉइल नहीं है ना। थोड़ा बहुत जो हुआ तो हुआ, बाकी कोई ऐसा रिकॉइल नहीं कर रहा है। कुछ कंडीशन और देखेंगे कि क्या क्या न्यू बॉर्न के अंदर देखने को मिल सकती है। ये आपको दिखेगी, ये क्या हो रहा है, सीजर्स है ना। तो ये सीजर्स किन किन कंडीशंस में आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपोमैग्नीसीमिया, अगर इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम आ रहा है तो। नॉर्मल टोन देखा गया इसके अंदर, मस्कुलोस्केलेटल टोन कैसा रहता है। ठीक है, तो आप देखेंगे एक जब बच्चा जो है ना हाइपोटोनिया टोन को चेक करने के लिए करता है, जब आपको आपने इस तरह की पोजीशन में लिया तो आप देखेंगे बच्चा अपने हाथ पांव हिला रहा है, जबकि जो हाइपोटोनिक बच्चा होगा बिल्कुल धीरे एकदम लटक जाएगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। पॉप्लिटियल एंगल जो होता है वो अभी उसको देखेंगे आप कैसे करते हैं। पीछे ले गया है ना, ये जो आपका वो है नी को पेट से ला के
और फिर जो उसका लेग है उसको ऊपर करके देखो, ये जो है इसको यहाँ से टच करने के बाद ये जो एंगल बनता है बीच का, दिस इज कॉल्ड एज पॉप्लिटियल एंगल। ओके, तो अगर ये पूरा एंगल 180 है, उसके नीचे है तो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी फ्लेक्शन पोजीशन में रहता ही है। उससे ज्यादा जा रहा है तो मतलब वो ठीक नहीं है। एक और मैच्योरिटी को देखने के लिए साइन होता है स्कार्फ साइन। स्कार्फ साइन, हाँ ठीक है, आप दूसरी क्लास में बताया था। स्कार्फ साइन अगर मिड लाइन के, देखो ये बच्चे का मिड लाइन है, ठीक है, इस मिड लाइन के अगर उस साइड उसका एल्बो चला जाना, दैट मींस हाइपोटोनिया है, ठीक है। लेकिन ये देखो अभी क्रॉस नहीं कर रहा है मिड लाइन को, ठीक है। स्कार्फ साइन क्या होता है, स्कार्फ की तरह इसको जो है बच्चे को के हाथ को किया जाता है, ठीक है। अगर एल्बो क्रॉस कर रहा है तो मतलब फिर हाइपोटोनिया है, ठीक है। स्टेपिंग रिफ्लेक्स, जब आप बच्चे को लेकर के किसी टेबल के एंड पर मान लो यहाँ पैर लगाते हैं, तो वो क्या करता है, वो पैरों को ऊपर रखने की कोशिश करता है। दिस इज कॉल्ड एज स्टेपिंग रिफ्लेक्स। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनको हमें देखना होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ, वो होते हैं सकिंग एंड रूटिंग रिफ्लेक्स। देखो ये सकिंग रिफ्लेक्स है, ठीक है, उसके मुंह में अगर डाला, वैसे तो उंगली डाल के चेक की जाती है, लेकिन उंगली चूंकि बहुत साफ नहीं होती है हर वक्त, तो वो जो सक करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज द सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। और रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होती है, जब वो उसके ऊपर पूरा रूट बना रहा होता है उसको सक करने के लिए, तो उसको बोलते हैं मुंह का, उसका टंग का, ऊपर का पैलेट का, वो एक ऐसा चैनल बनाता है कि जो पर्टिकुलर चीज को सक करना है वो उसको अच्छे से रूट कर लेता है। तो दिस इज कॉल्ड रूटिंग रिफ्लेक्स, ठीक है। और आप अगर उस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे आप लगाएंगे तो वो उस तरफ घूमेगा, ठीक है। तो आपने देखा उन्होंने यहाँ पे लगाया तो उसका हेड घूम रहा था, ठीक है। ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं। अभी कुछ चीजें और भी हमको देखनी चाहिए। एब्सेंट एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, कैसे, जैसे एब्डोमिनल रिफ्लेक्स होना चाहिए लेकिन एब्सेंट कब होता है, क्योंकि ये यहाँ एब्डोमेन में मूवमेंट होना चाहिए पर यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। एक होता है एंकल क्लोनस, जैसे आपने सीजर देखा, ये जो शेकिंग हो रही है ये कॉमन होता है सेरिब्रल पाल्सी के केसेस के अंदर, जब HIE हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी हो जाती है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, तब इस तरह की चीजें बच्चों में देखने को मिलती है। तो ये बच्चों में ये सारे फिनोमिनन सही आते हैं तो उनको अच्छे से समझ के देखना चाहिए। एक होता है एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ASTNR। जब आप गर्दन को इस तरफ घुमाते हैं उल्टे साइड में, तो उसके अपोजिट साइड का जो हाथ और पैर होता है वो फिर जो है मूवमेंट करके अप साइड आता है, ठीक है। फिर से देखिए, अभी हेड उधर है, जैसे ही घुमाया हाथ देखेंगे ऊपर चला गया अपोजिट साइड का और पैर ऊपर चला गया। दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ASTNR। कार्डियल रिफ्लेक्सेस कैसे देखे जाते हैं, देखिए, देखिए अब उसको दिख नहीं रही है, ठीक है वो चीज, लेकिन फिर भी उसकी जो रिफ्लेक्स है, अगर कोई भी चीज आकर के रुकेगी तो उसको स्टॉप करेगी अंदर। दिस इज कॉल्ड कार्नियल रिफ्लेक्स। क्लिमेस्टिक रिफ्लेक्स देखिए कैसे की जाती है। देखिए ये आप जब उस साइड में आप करते हैं तो इसका जो टेस्टिकल है वो ऊपर की तरफ जाता है, दिख रहा है, देखो जा रहा है। दिस इज कॉल्ड क्लिमेस्टिक रिफ्लेक्स। ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको लेने का तरीका बता रहे हैं। ये मोरोज लेने का दूसरा तरीका है, अभी आपने पहले देखा था, ये जो फ्लैरिंग हो रही है वही इसको जो बोलते हैं हम मोरोज रिफ्लेक्स, ठीक है। फिर से इसको देखिए, ठीक है, ये जो फ्लैरिंग हुई दैट इज द मोरोज रिफ्लेक्स। एंकल जर्क एक्सेगरेटेड जो रहती है उसको दिखा रहे हैं, देखिए ये देखिए है ना, ये जर्क जो है एक्सेगरेटेड, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई हाइपोक्सिक इस्केमिक एन्सेफेलोपैथी जैसी पोजीशन है ना, ठीक है। आर्म रिकॉइल नॉर्मली देखिए, अभी उसमें आपने देखा, यहाँ भी देखिए आर्म रिकॉइल कैसे हुआ, अपन ने सीधे किया लेकिन वो फिर से वापस उसी पोजीशन में पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड आर्म रिकॉइल। ये है नॉर्मल नी जर्क, ऐसे जब हम जर्क देखते हैं तो ये जो हो रही है नॉर्मल जर्क है, लेकिन जो क्लोनस देखा आपने या एक्सेगरेटेड देखा पोजीशन, वो थोड़ी बड़ी हुई जर्क में होता है, ठीक है। एक्सेगरेटेड नी जर्क देखिए, अभी क्लोनस देखा, क्लोनस हाईएस्ट पोजीशन है, ये जो है ये एक्सेगरेटेड जर्क है, ठीक है, बहुत तेज जर्क जो आ रही है, ये HIE की कंडीशन में होता है, ठीक है। फिर पॉप्लिटी लेवल आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यही जो एंगल्स बनाते हैं वो सीधा नहीं होता है, जब ये सीधा करना होता है और ये सीधा नहीं हो रहा है, यही एंगल हमको मैच्योरिटी शो करता है, ठीक है। स्टार साइन आप देख चुके हैं। देखो यहाँ पे इसके एल्बो ने मिड लाइन को क्रॉस नहीं किया, ये मिड लाइन है ना, देखो दिखाया, तो अगर ये मिड लाइन क्रॉस कर देगा दैट इज हाइपोटोनिक कंडीशन, ओके। फिर ये जो है स्क्वायर विंडो टेस्ट होता है, एक लास्ट टेस्ट है ये। देखो ऐसे इसमें क्या करता है, इसका जो हाथ होता है ना ये पूरा अंदर की, जैसे मेरा हाथ इतना ही जा रहा है, ठीक है, पर ये हाथ पूरा अंदर घूम जाता है, तो जितना अंदर जाता है वही जो है इसकी टोनिसिटी को दिखाता है, मतलब ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर हाइपोटोनिक कंडीशन होगी तो वो ज्यादा अंदर जाएगा, ठीक है। और जो अंदर जाने के बाद जो विंडो बनाता है इसी को बोलते हैं स्क्वायर विंडो टेस्ट, ठीक है। मतलब ये पूरा अगर टच हो जाए, देखो हमारे कितने हाथ इतना ही जा रहा है ना, लेकिन अगर बच्चे का अगर पूरा अगर टच हो जा रहा है तो वो जो विंडो बन रही है दैट मींस इसके बीच में जो विंडो बनेगी एक छोटी सी, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर विंडो टेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ रिफ्लेक्सेस थे जो कि जरूरी है आपको जानने।
इससे पहले हम और डीप में चले, आई होप ये सारे वीडियोस आपको समझ में आए होंगे क्या क्या चीजें हो सकते हैं। ठीक है, फिर आगे जैसे जैसे आपने को आवश्यकता पड़ती जाएगी वैसे वैसे ही हम देखेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बंद करते हैं।